अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज हम शुरू करते हैं कॉन्जुगेट सब ग्रुप से। कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है कि जैसे हमने ये पढ़ा था कॉन्जुगेट एलिमेंट, वैसे ही सेम टू सेम कॉन्जुगेट सब ग्रुप होता है। टू सब ग्रुप एच एंड के, अगर एच कोई सब ग्रुप है जी का, उसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होगा? जी एच जी इनवर्स, अगर के इक्वल आ जाए। के भी एक सब ग्रुप ही होगा। तो अगर जी एच जी इनवर्स करने से नया जो भी सेट बनेगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट सब ग्रुप। जैसे हमारे पास D3 है, जिसको हम ए स्क्र बी ए बी ए स्क्र बी इस तरह करते हैं, या फिर आर और एस से भी डिनोट कर देते होते हैं, ई आर आर स्क्र एस एस आर स्क्र एस। ठीक है, ए की जगह आर और बी की जगह एस, इस तरह भी अक्सर बुक्स में लिखा होता है। अब एच हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ए ई एंड बी। वी वांट टू फाइंड द कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ एच। इसके एच के कंजुगेट सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी एच जी इनवर्स। अब इस जी की जगह हम ग्रुप का हर एलिमेंट को रखेंगे। सबसे पहले ई एच ई इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट को जब रखेंगे, वो तो एच खुद आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी एलिमेंट से, वो एज इट आ जाता है। उसके बाद ए एच ए इनवर्स, ए एच की वैल्यू और ए इनवर्स क्या किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ई ए स्क्वायर, और ए हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब ये हमारे पास बन जाएगा ए क्यूब, वो तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ए बी ए स्क्वायर। अब बी ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए बी के। तो हमारे पास टोटल बन जाएगा ए स्क्वायर बी। तो एच, इसको H1 कह देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि H1 जो है ये वाला कॉन्जुगेट सब ग्रुप है किसका? एच का। एच हमारे पास था ई एंड बी, इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या निकला? एक ई एंड ए स्क्वायर बी वाला जो सब ग्रुप है, ये इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। अब इसी तरह बाकी एलिमेंट को भी ट्राई करते गए हैं, एक से निकल आया है ई एंड ए बी, और फिर ई एंड बी आ गया, इसी तरह निकलते आ रहे हैं। तो इसका मतलब है तीन कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकल रहे हैं। कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ एच आर, एक तो एच खुद ही होगा। हर ग्रुप अपना कॉन्जुगेट एलिमेंट कॉन्जुगेट सब ग्रुप तो लाजमी होता है। एक निकला H1 और एक निकला H2, ये इसके दो तीन कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकले। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम ये ले लेंगे के इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर, तो इसको ट्राई करेंगे, ये हर एलिमेंट के लिए यही आता जाएगा। तो इस तरह के सब ग्रुप को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। जैसे अगर के इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स आ जाए, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये सब ग्रुप होता है, इसको तो छोड़ रहे हैं। अब सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है? अगर जी एच जी इनवर्स करने से एच ही आता जाए, फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, जी के तमाम एलिमेंट के लिए एच ही आता जाए। जैसे हम सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट डिस्कस किया था, वैसे ही सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। तो और इस सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप को ही हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ज्यादातर लफ्ज यूज होता है नॉर्मल सब ग्रुप का, या इसको हम कहते हैं इनवेरिएंट सब ग्रुप। सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप को हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप या इनवेरिएंट सब ग्रुप। अब उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप के कुछ रिजल्ट हैं। जैसे D3 का हमने एक सब ग्रुप ले लिया है, एच ले लिया है, और एक ये ले लिया। इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकाल रहे, हमें पता लग जाएगा कौन सा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, कौन सा नॉर्मल नहीं है। अब इसी तरह Q8 के भी ये हमने इसी तरह लिए हुए हैं। एच एक सब ग्रुप लिया है, 1 और -1। जब 1 और -1 को करेंगे जी एच जी इनवर्स, Q8 के तमाम एलिमेंट हमने चेक करने हैं।
तो ये एच ही आता जाएगा। तो ये वाला जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इनफैक्ट ये एक चीज याद रखिएगा, जो Q8 के जितने भी सब ग्रुप बनते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 आर नॉर्मल। आप चेक कर सकते हैं, ये दिया भी हुआ है। H is normal subgroup of G, या हम इस तरह कह सकते हैं H is self conjugate subgroup of G। H is self conjugate subgroup of G। तो Q8 के तमाम सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। इधर एमसीक्यूज में ही हम एक बना लेते हैं, एमसीक्यू से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। which of the following non-abelian group in which every subgroup is normal subgroup। इसकी ए ऑप्शन में हम ले लेते हैं C5। बी ऑप्शन हम ले लेते हैं D4। D4 और सी ऑप्शन हम ले लेते हैं Q8 और डी ऑप्शन हम ले लेते हैं नन ऑफ ए एंड सी। ये हम बना लेते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन होगा Q8, क्योंकि नॉन बिलियन ग्रुप पूछा हुआ है। हाँ, अब एक और इसका रिजल्ट है, एवरी इधर हम एक रिजल्ट लिख लेते हैं। जो हमारे पास अगर ग्रुप बिलियन हो, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप, एमसीक्यू जी बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज डैश नॉर्मल साइक्लिक नॉर्मल में भी नॉर्मल और इधर लिख लेते हैं नॉट नॉर्मल।
may be normal. नॉन अबिलियन और ए एंड सी, या इधर नन ऑफ दीज लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हर सब ग्रुप जो है अबिलियन ग्रुप का वो लाजमी क्या होता है, नॉर्मल। इसकी ये ऑप्शन आ जाएगी। और ये एक रिजल्ट है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैव सेम ऑर्डर। अगर दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप है उनका ऑर्डर लाजमी सेम होगा। अब इसी तरह ये भी हम कह सकते हैं एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। जो दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो ये बड़ा मशहूर रिजल्ट है, इसका एमसीक्यू पूछा भी जा सकता है। हम एमसीक्यू लिख ही लेते हैं। एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप of a group G, any two conjugate subgroup of a group G is self conjugate, isomorphic, equivalent, इधर हम लिख लेते हैं isomorphic any two conjugate subgroup of group G is normal, isomorphic, equivalent A, B and C। अब इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा आइसोमॉर्फिक भी है और इक्विवेलेंट भी है। इक्विवेलेंट कब, दो ग्रुप या दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उन दोनों के दरमियान में एक बाइजेक्टिव मैपिंग पाई जाए। और आइसोमॉर्फिज्म में होता ही है एक बाइजेक्टिव मैपिंग और साथ में क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म। अब जितने भी, अब एक सब ग्रुप है हमारे पास H, उसका आप नॉर्मलाइजर निकालो। अब उस नॉर्मलाइजर का जितना इंडेक्स होगा, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप इज इन अ ग्रुप G इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। जितना नॉर्मलाइजर का इंडेक्स बनेगा, नॉर्मलाइजर के इंडेक्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट। जितने भी इसके डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे उतने ही उसके H के कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकलेंगे। जैसे ये देखें D3 हमारे पास ये है, H हमने ये ले लिया, तो इसके हमें पता है कि H के जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप है D3 में हमने ऊपर निकाले थे, 3 निकले थे, एक H, एक H1 और एक H2, 3 निकले हैं। अब इसका नॉर्मलाइजर निकाल लें। नॉर्मलाइजर इसका जो निकलता है वो भी हमने निकाला ही हुआ था। जो नॉर्मलाइजर इसका निकलता है उसमें आते हैं 2 एलिमेंट। अब ग्रुप का ऑर्डर है 3 और नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है 2। अब सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करें, जो नंबर आता है वो आता है इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3। जितना इंडेक्स है उतने ही कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकलेंगे। ठीक हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप मीन्स सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। एवरी ग्रुप मस्ट हैव 2 नॉर्मल सब ग्रुप। किसी भी ग्रुप के कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी होते हैं। कौन कौन से, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और एक जी खुद। हर ग्रुप अपना नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी other than identity and G itself proper normal subgroup। प्रॉपर सब ई और जी के अलावा जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनको कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। इफ जी इज अबिलियन
then then every subgroup of G is normal. अब इधर एक MCQ, every group of dash order has no proper normal subgroup. इसमें आएगा even, odd, prime, none of these. अब देखें, हमने ये पढ़ा था कि जो भी सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास आ जाए प्राइम नंबर को तो सिर्फ दो नंबर डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक p खुद। तो इसका मतलब है कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। अगर उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा प्राइम। ठीक हो गया। सिंपल ग्रुप क्या होता है? सिंपल ग्रुप वो होता है कि जिसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ डैश ऑर्डर इज सिंपल, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल ग्रुप। तो अब ये कुछ मतलब रिजल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इधर देखें, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है? जी एच जी इनवर्स जी इज इक्वल टू H। अब अगर जी इनवर्स को इस साइड पे ले जाएंगे तो इधर आगे अब बन जाएगा जी, ये आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि जी बिलोंग टू नॉर्मलाइजर। अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इज होल ग्रुप। अगर एच नॉर्मल ग्रुप है तो उसका जो नॉर्मलाइजर होगा वो पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक चीज ये याद रखनी है कि अगर एच नॉर्मल होगा, उसका जो नॉर्मलाइजर होगा वो पूरे का पूरा ग्रुप के इक्वल होगा। और अगर ग्रुप नॉर्मल है, उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों क्या होंगे? इक्वल। और अगर कोई ग्रुप नॉर्मल है तो इस स्टेटमेंट को रहने दें। बस यही 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी इन्हीं से निकलती है। एच नॉर्मल होगा तो उसका नॉर्मलाइजर निकाल लेंगे तो वो पूरे का पूरा ग्रुप के इक्वल आ जाएगा। और अगर एच नॉर्मल होगा तो उसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक हो गया। अब इसके बाद दो नॉर्मल सब ग्रुप, दो या दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप, जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप हो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। इंडेक्स 2 का मतलब क्या होगा? जिसके सिर्फ दो डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे। अब इस एक एमसीक्यू बनता है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, let G be a group of order n and H is normal subgroup
if its order equal to डैश। अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो h का ऑर्डर h नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अगर उसका ऑर्डर कितना होगा n n/2, इधर हम कह देते हैं 2, इधर हम 2 n/2 n-1 और नन ऑफ दिस। इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन n/2। होगा n/2, क्योंकि अगर n/2 होगा तो h का इंडेक्स होगा 2, अगर उसका इंडेक्स 2 होगा तो वो नॉर्मल होगा। वो ठीक हो नॉर्मल। गया। और Q8 का हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होता है, ये भी हमने फाइंड आउट द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन, ये भी हो गया। फाइंड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 D3। इसके जो D3 के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास होता है, अब D3 का ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हाफ है, वो कौन सा बनता है, ई ए और ए स्क्वायर जिसमें आता है, वो तो लाजमी नॉर्मल होगा ना। ठीक है। अब इसी तरह डाइहाइड्रल ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे, अब डाइहाइड्रल ग्रुप के जो नॉर्मल सब ग्रुप की तादाद है ना वो होती है 4। ठीक है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। इधर हम एमसीक्यू में ही बना लेते हैं ताकि याद रहे। द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 D4, जिसको हम D4 कहते हैं, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ D4 ऑर्डर 8 R, वो कितने होंगे 1 2 या 1 4 2 लिख लेते हैं, 2 4 6 एंड नन ऑफ दिस। इसमें जो ऑप्शन आती है ना, इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है 6। 4 वो सब ग्रुप होते हैं जो प्रॉपर होंगे, अगर इधर ये लिखा होता है नंबर ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4, वो हमारे पास आने थे 4, वो 4 आने थे। और क्योंकि D4 के 3 ऐसे सब ग्रुप होते हैं जिनका ऑर्डर 4 होता है, D4 का ऑर्डर 8 है और इसका हाफ बनता है 4। D4 के 3 ऐसे सब ग्रुप बनते हैं जिनका ऑर्डर कितना है 4। तो 3 वो नॉर्मल हो गए, एक सब ग्रुप होता है 2 ऑर्डर का नॉर्मल, तो बाकी एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला नॉर्मल, एक D4 खुद अपना नॉर्मल सब ग्रुप होता है। टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं 6। ठीक है। तो अगर ग्रुप बी लिया है तो उसका हर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल होगा। एच इज नॉर्मल, तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसी तरह एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी लाजमी नॉर्मल होता है। ठीक है, ये भी काफी अहम रिजल्ट है कि अगर एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और एच कोई भी सब ग्रुप हो, अगर तो एच नॉर्मल होगा वो अपने नॉर्मलाइजर के इक्वल निकल आएगा। अगर एच नॉर्मल नहीं होगा तो एच जो है वो नॉर्मलाइजर के इक्वल भी हो सकता है और एच नॉर्मलाइजर में कंटेन भी कर सकता है। नॉर्मलाइजर जो होता है वो सब ग्रुप से बड़ा होता है, तो बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है अपने नॉर्मलाइजर का। ठीक हो गया।
H is a normal subgroup of normalizer. अब H हर सब ग्रुप अपने नॉर्मलाइजर का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. इसको एमसीक्यू बना लेते हैं. एमसीक्यू से ज्यादा बातें याद रहती हैं. Every subgroup is normal. Every subgroup H of a group G is normal subgroup of its normalizer. Of its इसमें ऑप्शन रख लेते हैं. नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. इसमें क्या आएगा? नॉर्मलाइजर. ठीक हो गया. H is a normal subgroup of a G. Then centralizer is a normal subgroup है, तो उसका जो सेंट्रलाइजर है वो भी एक नॉर्मल सबग्रुप होगा. अगर किसी भी अबेलियन ग्रुप के आगे या साइक्लिक ग्रुप के आपने नॉर्मल सब ग्रुप निकालने हैं तो उसके तमाम सब ग्रुप जो होंगे वो उसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे. अब क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप. क्वोशिएंट ग्रुप कब डिफाइन होता है? जब हमारे पास H नॉर्मल सब ग्रुप होगा. लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉर्मल सब. द क्वोशिएंट ग्रुप इज अ सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G. G ओवर H हम कैसे डिफाइन करते हैं? G ओवर H क्वोशिएंट ग्रुप. इसमें क्या आते हैं? G के एलिमेंट H से मल्टीप्लाई होंगे. ये हमारे पास जितने भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे वो हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप में आ जाएंगे. तो क्वोशिएंट ग्रुप भी कहते हैं इसको, फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं. ठीक हो गया. तो इसकी एडिशन कैसे डिफाइन होती है? अगर हमारे पास G1H G2H इसके एलिमेंट है तो इसके जो एडिशन डिफाइन होगी हम इस तरह करेंगे. G1H प्लस G2H, G1 प्लस G2, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपस में ऐड हो जाते हैं. इसी तरह इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, जिनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई. अब अगर ग्रुप नॉर्मल नहीं है तो हम क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकते. अगर क्वोशिएंट ग्रुप भी ये ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप तब बनाएगा, हम ये सेट तो लिख सकते हैं कोई भी सब ग्रुप के लिए, लेकिन ये वाला जो सेट है ग्रुप कब बनाएगा? जब H नॉर्मल सब ग्रुप होगा. तो अब इसी तरह ये अगर हमारे पास अब आ गया है जो कर्नल ऑफ फाई होता है, किसी भी मैपिंग का कर्नल, वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है. ये चीज याद रखिएगा. कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम देख लेते हैं. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है दो ग्रुप्स के दरमियान में, जी से जी डैश ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है. अगर कोई मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो उस एक तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है उसका कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होगा. मेन रिजल्ट ये है. अगर कोई जी से जी डैश मैपिंग है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो इस मैपिंग का जो कर्नल होगा
उसका फर्स्ट सेट के साथ हम जो क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे वो सेकंड सेट के आइसोमॉर्फिक होगा। फर्स्ट इस अगर कोई मैपिंग है हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, उसका जो इस मैपिंग का आप कर्नल फाइंड आउट कर लें, कर्नल को फर्स्ट सेट के साथ क्वेश्चन ग्रुप बना लें, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो सेकंड ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ये हमारे पास हमें कहता है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अब ज्यादातर एप्लीकेशन भी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की है। जैसे इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जी से जी6 फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन बार, ये हमारे पास एक मैपिंग है। तो अब जब इसमें जीरो पुट करेंगे 0 बार आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा एंड सो ऑन। ये वाली जो मैपिंग है, ये मैपिंग हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाती है। तो अगर ये मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि ये कैसे प्रूव हुआ है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, लेकिन ये वाली जो मैपिंग है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। अगर ये मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर कोई दो ग्रुप्स के दरमियान में जी से जी6 में मैपिंग थी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो इस मैपिंग का जब कर्नल लेंगे, कर्नल को फर्स्ट सेट के साथ आप क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, वो सेकंड सेट के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अब इसका जो कर्नल ऑफ फाई है वो अगर फाइंड आउट करें, इस तरह की कर्नल फाई हमने पीछे फाइंड आउट किए भी हुए हैं, वो निकलता है 6g। जी ओवर 6g इज आइसोमॉर्फिक टू जी6। तो इसी तरह सेकंड थ्योरम है और थर्ड थ्योरम है, इनकी एप्लीकेशन जो है ज्यादा इतनी, बस इसकी जो स्टेटमेंट आप अगर याद रख लें, वैसे इसकी स्टेटमेंट काफी बड़ी होती है, याद नहीं भी रहती इतनी, मतलब अगर याद रख लें एमसीक्यू कम ही बनते हैं इसमें से। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रहने देते हैं। अब ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जी बिलियन होगा, अगर जी बिलियन है, इफ एंड ओनली इफ जब उस जी का उसके सेंटर के साथ क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे वो लाजमी साइक्लिक होगा। जी बिलियन है, उसका सेंटर के साथ जब भी क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। या अगर जी ओवर सेंटर ऑफ जी साइक्लिक है तो जी लाजमी क्या होगा, अबिलियन। इसमें अगर आप एमसीक्यू हम देख लेते हैं। लेट जी ऑफ जी be the center of a group G and a cyclic group G, then Z over G over center of G is इसका ए ऑप्शन हम बना लेते हैं साइक्लिक, बी ऑप्शन हम बना लेते हैं अबिलियन, सी ऑप्शन हम बना लेते हैं नॉन अबिलियन, और डी ऑप्शन एज यूजुअल नन ऑफ दिस। बिलियन है तो तो साइक्लिक इसमें आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, साइक्लिक। साइक्लिक आएगा। क्योंकि अगर साइक्लिक होगा वो भी बिलियन ही होता है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा साइक्लिक। ठीक हो गया।
अब उसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म की बात आती है। अब देखिए ऑटोमॉर्फिज्म, और इससे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म कोई फर्क नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूं। एंडोमॉर्फिज्म, अगर कोई मैपिंग हम बनाते हैं इस हैव टू बी एंडोमॉर्फिज्म। अगर कोई हम मैपिंग बनाए एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ, तो वो होमोमॉर्फिज्म होगी अगर ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगी। अगर एक ग्रुप से उसी ग्रुप की तरफ मैपिंग बनाए जो कि होमोमॉर्फिज्म हो, अगर ग्रुप दोनों डोमेन का और को डोमेन का ग्रुप दोनों सेम हो, तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी तो इसको हम कहेंगे एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या है? जी से जी पे अगर होमोमॉर्फिज्म बनेगी उसको हम कहेंगे एंडोमॉर्फिज्म। अगर इसी तरह ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर जी से जी पे हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगी और साथ में बाइजेक्टिव भी होगी, उसको हम कहेंगे, पहले नंबर पे आ जाता है, इसको तो मिटा दे। अगर कोई एक ग्रुप से उसी ग्रुप की तरफ मैपिंग है, अगर वो एक तो होगी होमोमॉर्फिज्म और दूसरी होगी बाइजेक्टिव। मतलब क्या कि अगर एक ग्रुप से उसी ग्रुप की तरफ एक ऐसी मैपिंग जो आइसोमॉर्फिक हो जाए, उस मैपिंग को हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया? अब जैसे जी6 है, जी6 से जी6 पे अगर मैपिंग बनाएंगे, अगर ये मैपिंग हमारे पास होमो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, उसको हम कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। अब मैं ऐसे मैपिंग डिफाइन करता हूँ, अल्फा ऑफ एन बार इज इक्वल टू 5 बार एन बार, मल्टीपल ऑफ 5 अगर ले लें, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है कि जब इस तरह जीरो पुट करेंगे तो 5 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 5 बार आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू टू 10, 10 किसके इक्वल होता है? 4 बार। 3 4 पुट करेंगे 5 इंटू थ्री 15, 3 बार के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 बार किसके इक्वल होगा? 2 बार के 2 इक्वल। बार 5 बार आ जाएगा 1 बार के 1 इक्वल। बार। ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग है, और ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी, ये लाजमी है, होमोमॉर्फिज्म भी होगी। अगर ये मैपिंग बाइजेक्टिव भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इस तरह की मैपिंग को हम कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग है। अब हम कितनी ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग बना सकते हैं वो हमें देखना है। साइक्लिक ग्रुप के लिए और ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है वो लाजमी ग्रुप बनता है। जितनी भी मैपिंग बनती है ऑटोमॉर्फिज्म की, तो उनका एक नया सेट बनता है, और उस सेट में ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं, वो ग्रुप बनाता है। ठीक हो गया? और नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है। ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है वो कौन सा ग्रुप बनाता है? नॉन अबेलियन ग्रुप। अब हमारा जो टारगेट है, हमने देखना है कि किसी ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म की जो मैपिंग है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। अगर ये ग्रुप बनता है, ये किसी ना किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो हम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देखते हैं। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ जाए, अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ दो ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग बनती है। एक कौन सी बनती है? एक आइडेंटिटी मैपिंग बनती है, और एक इनवर्स वाली मैपिंग बनती है। अब लेट जी बी an infinite cyclic group, then automorphism of G is equal to 2। इसका जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, सिंस ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 साइक्लिक होता है, और
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज इक्वल टू C2। C2 का मतलब यही है साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो साइकिल ग्रुप हो वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। जैसे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कोई एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर की ऑटोमॉर्फिज्म पूछ ली जाए, वो किसके आइसोमॉर्फिक होती है? Z2 के। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इज आइसोमॉर्फिक टू C2, इज आइसोमॉर्फिक टू C2। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इज आइसोमॉर्फिक टू दिस सेट 1 and -1। ठीक हो गया, ये सारे आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसमें एक एमसीक्यू अगर इधर लिख लें be infinite, then G is isomorphic to, इसकी ए ऑप्शन है हमारे पास Z2, बी ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन है हमारे पास दिस सेट 1 and -1, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ ऑल ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ वाला। दिस। ठीक हो गया, जी। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा रह गया, कल तक कोशिश करेंगे सारा वाइंड अप हो जाए, या परसों तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको मैं सेंड कर देता हूँ अभी। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।